हेलो 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 एवरीवन, नमस्कार सभी को मेरा। कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? हाय, एनर्जी कैसी है सभी की? आज एक बहुत अच्छा सेशन होने वाला है हमारे यूथ आइकन। हाउ इज द जोश? हाय, एनर्जी कैसी है सभी की? हाई रहनी चाहिए आज के लिए आपकी एनर्जी। आज हमारा बहुत स्पेशल ट्रेनिंग है। नमस्कार सभी को, वेलकम है आज के सेशन में। और मैं अनम्यूट करना चाहूंगी हमारे यूथ आइकन वैभव सर को फॉर स्पेशल ट्रेनिंग। वेलकम सर। चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों का स्वागत है, वेलकम है अपने इस शानदार जबरदस्त ग्रुप सेशन के अंदर, जिसको होस्ट कर रही है शिवांगी मैम। तो सबसे पहले आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को ये मौका दिया आज के सेशन को लेने का और आज सब लोगों के बीच में बातचीत करने का। तो आप सब लोग सबसे पहले तो इस चीज के बधाई के पात्र हैं कि आप बहुत शानदार मेहनत कर रहे हैं और अपने जूम के मोमेंटम को बना रहे हैं रेगुलर। यानी आप और आपकी टीम मिलके इसे बहुत शानदार लेवल पर लेके जा रहे हैं सब लोग, और इसी तरीके से एक बड़ा बिजनेस बनता है। यानी मैं पिछले 6 साल का अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने इस जूम सेशन को 2 लोगों के बीच में भी चलाया, 3 लोगों के बीच में भी चलाया, 10 लोगों के बीच में भी चलाया, 50 लोगों के बीच में भी चलाया, 100 लोगों के बीच में भी चलाया। और मैंने 250 250 लोगों के, 300 300 लोगों के भी सेमिनार जूम के अंदर लिए हुए हैं। तो मेन चीज क्या है? मेन पार्ट है आपका जो नींव होती है। ठीक है जी। जो अगर आपकी नींव मजबूत है, अगर आपकी नींव अच्छी है, तो आप इस बिजनेस को कहीं तक भी लेके जा सकते हैं, कितना भी बड़ा खड़ा कर सकते हैं। अगर आपकी नींव मजबूत नहीं है तो आप अपने मंजिल या अपनी इमारत को ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते। क्लियर? तो सबसे पहले हमें अपनी नींव मजबूत करने की जरूरत होती है। हमेशा जब भी आप कोई नया घर बनाते हैं या नई कोई हम इमारत बनाते हैं, तो होता क्या है? सबसे पहले जो आपका मिस्त्री होता है या जो भी आपका आर्किटेक्ट है, वो ये देखता है कि आपकी नींव कितनी बेहतर खड़ी करी जा सकती है। क्लियर? वो आपसे बात करेगा सबसे पहले नींव भरने की, है ना? यही बात होती है। अब वो नींव हर आदमी के ऊपर डिपेंड करती है। कोई कोई आदमी होता है जो अपनी नींव को बहुत गहरी बनवाता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें थोड़ी जल्दी होती है, जिन्हें क्या है, प्रॉपर्टी डीलर्स हो गए, वो नींव गहरी नहीं बनवाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हमें 1 या 2 मंजिल बनानी है, उसके बाद हमें सेल करना है। क्लियर? तो वो नींव गहरी नहीं बनवाएंगे, वो मजबूती नहीं देखते हैं, वो सिर्फ पैसा देखते हैं। तो वो क्या करेंगे, जल्दबाजी में उस मकान को खड़ा कर देते हैं। अब एक मकान है जिसकी नींव फॉर एग्जाम्पल 10 फीट गहरी है, एक मकान है जिसकी 5 फीट गहरी है, तो कौन सा मकान मजबूताई से खड़ा रहेगा? किसकी एज ज्यादा हो जाएगी? जिसकी नींव गहरी है, जो 10 फीट नींव के साथ खड़ा हुआ है। क्लियर? सेम हमारा बिजनेस है। ये क्या है, अभी जो जूम सेशन आप लोगों ने यहाँ पे चलाया हुआ है, ये नींव है, आपकी नींव मजबूत कर रहा है। अब धीरे धीरे इसी से ही एक बहुत बड़ा बेस तैयार हो रहा है, और बहुत सारे लोग यहाँ से सीख के कंपनी के नेशनल लेवल के स्टेज को संभालेंगे। बहुत सारे लोग जो हमारा सेशन होता है मेरठ के अंदर, उसको भी संभालने वाले हैं। क्लियर? यानी ये क्या है, आपका प्रैक्टिस सेशन हो गया। तो सबसे पहले हम लोगों को अपने आप की नींव को मजबूत करना है, और जो कि आप सब लोगों की हो भी रही है। इसलिए आप लोग जहां पर भी बैठे हैं, अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं जहां पर भी आप लोग बैठे हैं। आप कमेंट बॉक्स का सहारा ले सकते हैं, जितने लोग वीडियो ओपन करके बैठे हैं वो बाई हैंड इस काम को कर सकते हैं। बाकी अब आगे सेशन को स्टार्ट करते हैं, अब आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो सेशन रखा हुआ है, शिवांगी मैम ने मेरा रखा हुआ है मोटिवेशनल स्पीच का। तो देखिए, मोटिवेशन की अगर मैं बात करूं तो हर आदमी के अंदर ना कूट कूट के भरा हुआ है। अगर आप हैप्पी हेल्थ इंडिया में आ चुके हैं तो ये तो बात क्लियर है कि मोटिवेशन तो आपके अंदर 101% है। अब काम क्या है वो सीखना पड़ेगा हमें। यानी यहाँ पे ना हमें 2 चीजें होती हैं।
कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप लोग ज्वाइन होते हैं तो कई बार क्या होता है, हम सब लोग हमारे सीनियर्स को देख के या कोई ऐसे आदमी को देख के आप ज्वाइन करते हैं जो आदमी आपको लगता है कि यार हाँ ये वाकई अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है। ठीक, आप कभी भी ऐसे आदमी के हाथ में अपना जीवन देना चाहेंगे जो आदमी आपकी नजरों में आगे बढ़ रहा है, जो आदमी तरक्की कर रहा है, जो आदमी ग्रो कर रहा है। क्लियर है? अब जो आदमी ग्रो कर रहा है, जो आदमी तरक्की कर रहा है, उस आदमी के हाथ में हर आदमी अपना जीवन देना चाहता है, क्योंकि जैसे वो आदमी बड़ा बना वैसे ही हम भी बड़े बन जाएंगे, ये सोच के। अब आप सब लोग हैप्पी हेल्थ इंडिया कर रहे हैं, उसमें मैं भी शामिल हूं, मैं भी हैप्पी हेल्थ इंडिया कर रहा हूं। तो हम सब लोगों ने किसी व्यक्ति को देख के, किसी व्यक्ति को अपना गुरु मान के, अपना आदर्श मान के इस बिजनेस को स्टार्ट किया हुआ है। ये बात बिल्कुल क्लियर है। अगर आपने कोई आदमी यहाँ पर गुरु नहीं बनाया अभी, तो आप जल्दी से फटाफट से एक ऐसे आदमी को ढूंढिए जो हैप्पी हेल्थ इंडिया के अंदर काम करता हो और आपको लगता हो कि हाँ यार ये आदमी जो है ना ग्रो कर रहा है, ये वाकई ऊंचाइयों पर जा रहा है, तो मैं भी इसको देख के ग्रो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। क्योंकि सबसे मेन पार्ट यहाँ पर इस बिजनेस के अंदर है आपका कोई भी एक गुरु होना। क्योंकि बिना गुरु के हम कभी भी ना तो अपने जीवन में बड़ा काम कर पाएंगे, ना हम अपने बिजनेस में बड़ा काम कर पाएंगे। अब आप देखते हैं बहुत सारे लोगों को बिजनेस में टाइम लगता है, समय लगता है, बिकॉज ऑफ गुरु की एब्सेंस, यानी उनके बिजनेस में उनका गुरु नहीं होता। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे बिजनेसमैन हैं, बट वो अकेले दम पे अपने बिजनेस को खड़ा करते हैं, तो उन्हें 20-20 साल, 30-30 साल लग जाते हैं बिजनेस खड़ा करने में। क्लियर? लेकिन अगर आपको इस टाइम को कम करना है, अगर आपको जल्दी सफलता पानी है, तो आपको कोई ना कोई एक व्यक्ति अपना गुरु बनाना पड़ेगा। गुरु का मैटर ये नहीं है कि वो बड़ा ही हो आपसे, गुरु कई बार छोटा भी हो सकता है। बहुत सारे अभी यहाँ पे हमारे जितने भी यूथ आइकन्स हैं, मैं सबको यूथ आइकन्स बोलूंगा, क्योंकि चलो मेरे को वो चीज कंपनी ने दे दी है, हम सब लोगों को मिल सकती है। मैं हमेशा बोलता हूँ ये कोई थोड़ा सा बस अलग हटके अपने आप को निखारना पड़ेगा, आपको अपने आप को दिखाना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा सा मेहनत में डालना पड़ेगा। ये चीजें हम सबको मिल सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम सब यूथ हैं। अब आइकन बनना हमारे हाथ में है। आइकन कब बनोगे? जब हम लोग थोड़ी सी अलग तरीके की मेहनत करेंगे, यानी जब हम लोग अपने इस बिजनेस में ना अच्छे से ढल जाएंगे, अच्छे से रंग जाएंगे, जब हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा होगा कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितने लोगों को प्लान दिखा रहे हैं, कब हम सो रहे हैं, कब खा रहे हैं, जब हम इन चीजों से ऊपर निकल जाते हैं, तब वो आइकन्स के लेवल आपको मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर डायमंड बनना मुश्किल नहीं है। 10 लाख के रिवार्ड को हिट करते ही आप डायमंड बन जाते हैं, कोई मुश्किल थोड़ी ना है। बस हमें अपनी प्लानिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। क्लियर? आप बात कर रहे थे हम लोग गुरु की, तो गुरु की बात कुछ इस तरीके से होती है, एक स्टोरी के माध्यम से आपको मैं समझाना चाहूंगा। एक बार क्या होता है, एक बार एक लड़का, एक बड़ी स्टोरी है, एक छोटी स्टोरी है, तो एक बार आप मेरी हेल्प करेंगे कमेंट में फटाफट डाल के कि आपको बड़ी वाली स्टोरी सुनानी है छोटे वाली, क्योंकि बड़ी स्टोरी में टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, छोटी स्टोरी में टाइम थोड़ा कम लगेगा। इंटरेस्टिंग बड़ी स्टोरी है, छोटी स्टोरी थोड़ा समझाने के हिसाब से जल्दी में खत्म हो जाती है। तो फटाफट से कमेंट में डालेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि इस जूम मीटिंग में हमारे युवा साथी ज्यादा बैठे हैं, तो चैट की जो स्पीड है ना थोड़ी तेज होनी चाहिए। चलिए, विशाखा मैम का आया बड़ी वाली, अशोक सर का आया शॉर्ट, अवनीश सर का आया छोटी वाली। चलिए, ये जितने लोग मेरे से बोर हो रहे हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं, इनके नाम भी मैं नोट कर रहा हूँ अलग से। ये शॉर्ट वही बोल रहे हैं जो मेरे से बोर हो रहे हैं। खैर कोई नहीं। अच्छा, बड़ी, ओ मैं अभी छोटी स्टार्ट करने वाला था, ये दोबारा से बराबर हो गई वोटिंग। अब एक और कमेंट मेरे को चाहिए, जो भी आ जाएगा वो स्टोरी स्टार्ट कर देंगे। शायद ये 4 लोग ही अभी जूम सेशन के अंदर है। बड़ी बड़ी स्टोरी जीत रही है वैसे। चलिए, छोटी स्टोरी मैंने मेरठ के जो हमारा सेमिनार था उसमें मैंने सुनाई है आपको, तो मैं उसे खुद भी रिपीट नहीं करना चाह रहा था। जूम के ऊपर मैं खुद चाह रहा था कि बड़ी वाली सुनाऊं, क्योंकि समय भी मेरे को मिल गया है। तो 5 मिनट ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट स्टोरी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। तो एक बार क्या होता है, एक लड़का एक गांव का, वो मतलब तैयारी कर रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है, और अपने बिजनेस को जो है ना, मतलब अपने किसी काम की तलाश में होता है, कि मैं कोई अपना बिजनेस करूंगा और बहुत ही बड़ा बनूंगा, इस तरीके से। बट होता क्या है कि उसके हालात परिवार के कुछ ज्यादा बिगड़ जाते हैं और वो कर नहीं पाता कुछ भी लाइफ में। फिर एक सन्यासी जो है वो उनके गांव के इर्द गिर्द
आके अपनी एक कुटिया बना लेते हैं और वहां पे रहना शुरू कर देते हैं। अब वो लड़का ऐसे ही घूम रहा था आवारा, तो उसने सोचा क्यों ना मैं महाराज से मिलूं, इन सन्यासी से मिलूं, तो क्या पता मेरे को कोई मार्गदर्शन दे, इस मोह माया से ही हट जाऊं मैं दुनिया के। तो जो जो सन्यासी होते हैं उन्होंने बोला कि नहीं बेटा, सबके बस की नहीं होता मोह माया से हटना, और मैं तुम्हें मोह माया से नहीं हटाऊंगा। अपना जीवन तुम्हें बेहतर बनाना है, हाँ तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन जरूर कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है महाराज, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। तो वो जो मतलब महात्मा होते हैं वो उसको रख लेते हैं अपने पास कि तू 1 साल मेरे साथ रह और तू सीख दे किस तरीके से मैं जीवन यापन कर रहा हूँ, और तुझे भी कुछ कलाएं आ जाएंगी जिससे तू अपना बिजनेस भी चला पाएगा, तू बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। तो वो ऐसा समझ के वहां पे रहना शुरू कर देता है। अब 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गए, तो वो जो महात्मा होते हैं वो कहते हैं कि बेटा तू काफी बड़ा हो गया है, अब तेरी उम्र इतनी हो गई है तू अपना घर बसा पाए, तो तू जल्दी से शादी कर ले। तू मैंने इतना योग्य बना दिया है कि तू आराम से अपना जीवन यापन कर सकता है, ठीक है, अपना घर चला सकता है। तो वो लड़का कहता है ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। वो जाता है अपने घर पे, अपने माँ बाप से बोलता है कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने बोला है कि अब तू शादी के योग्य हो चुका है, तो तू अपना शादी कर ले और घर बसा ले। तो उसके माता पिता उसके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढते हैं, और अगले 6 महीने में उसकी शादी हो जाती है। अब वो अपने गृहस्थ में धीरे 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 मतलब आगे बढ़े हैं वो लोग। तो उसको एक पहली संतान की प्राप्ति होती है कुछ टाइम बाद। तो जब उसके एक बच्चा होता है तो वो चाहता है कि अपने बच्चे को मैं अपने गुरुजी का आशीर्वाद दिलवा के लाऊं, और नेचुरल सी बात है, कोई भी आदमी चाहता है कि भाई जहां मतलब हमने कोई ज्ञान लिया है, कुछ चीजें सीखी हैं, वहां हमारे बच्चा भी आशीर्वाद लेने जाए। तो वो गुरुजी के पास उस बच्चे को लेके जाते हैं। मतलब जब वो लेके पहुंचते हैं गुरुजी के पास, वो बोलते हैं गुरुजी ऐसे ऐसे देखो ये बच्चा हुआ है, और आप इसको आशीर्वाद दें, आपका आशीर्वाद इसको मिलेगा तो जीवन में बहुत तरक्की करेगा। तो गुरुजी उसके बच्चे की तरफ को देख के बोलते हैं कि आश्रम के पीछे ना एक खाली जगह पड़ी है, गड्ढा खोद के अपने इस बच्चे को वहां पे दबा के आ जा। अब वो बड़ा हैरान, यार गुरुजी ये कैसी बात कर रहे हैं कि मतलब मैं तो अपने बच्चे को खुशी मन से लाया हूँ आशीर्वाद दिलाने के लिए, और गुरुजी ने क्या बोल दिया। उसकी वाइफ बड़ी गुस्से में हो जाती है कि गुरुजी तुम्हारे कैसे गुरुजी हैं, ये कैसे महात्मा है, मतलब ऐसा भी कोई कर सकता है। तो वो बोलता है कि नहीं, गुरुजी की आज्ञा तो माननी पड़ेगी, मैंने हमेशा से मानी है, पिछले 3 साल से मानता आया हूँ, मैं इनकी आज्ञा को वैसे ही व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, तो इसको मैं दबा के आऊंगा। अब वो जाता है अपने बच्चे को दबा के आ जाता है, जिंदे बच्चे को। उसकी वाइफ बड़ी परेशान रोती हुई उसके साथ वापस जाती है। अब कुछ साल बाद क्या होता है, अगले 2-3 साल बाद फिर उसके एक बच्चा होता है। अब दोबारा से वो यही बोलता है कि गुरुजी का आशीर्वाद दिलाने चलेंगे बच्चे को साथ में लेके, अब की बार गुरुजी आशीर्वाद देंगे। अब वो दोबारा जाता है, गुरुजी उसके बच्चे की तरफ को देखते नहीं है, तुरंत सुनते ही जैसी वो आंखें खोलते हैं तपस्या करते हुए, तो तुरंत बोल देते हैं कि देख पीछे जगह खाली पड़ी है, जहां तूने पहला बच्चा दबाया उसके बराबर में इसे भी दबाया। अब वो बड़ा परेशान, यार गुरुजी को हो क्या गया, गुरुजी मेरे से कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं कि मतलब मेरे कोई बच्चा होता है और गुरुजी दबा देते हैं। अब जो उसकी वाइफ है वो पकड़ के बैठ जाती है कि नहीं, मैं अपने बच्चे को अब कहीं नहीं जाने दूंगी। अब वो बड़ा परेशान हो जाता है कि यार इसकी सुनूं, वाइफ की सुनूं या गुरुजी की सुनूं। तो लास्ट में वो फिर, क्योंकि गुरुजी का वो भक्त था, तो वो मान जाता है कि जैसा गुरुजी बोल रहे हैं कोई बात नहीं, वैसा करने दे। तो वो जबरदस्ती अपनी वाइफ के हाथ से उस बच्चे को छीन के पीछे दबा के आ जाता है। अब वो दोनों के दोनों लोग फिर परेशान होते हुए वापस जाते हैं अपने घर। और जाने के बाद फिर क्या होता है, 2-3 साल बाद फिर उनके एक संतान की प्राप्ति होती है। सेम प्रोसेस अब उसके दिमाग में फिर आता है। अब की बार डरते डरते बोलता है, क्योंकि उसकी वाइफ भी गुस्सा कर रही थी उससे, बहुत परेशान थी। लेकिन फिर भी वो ये बोलता है कि कोई बात नहीं, अब की बार गुरुजी ऐसा नहीं करेंगे, इस बार चलते हैं, लास्ट बार मौका दे दे मेरे कहने से, इस बार चलेंगे और गुरुजी आशीर्वाद देंगे, और हम अच्छे से अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करेंगे। अब वो दोबारा जाता है, आप दोबारा आश्रम में गया, गुरुजी तपस्या में बैठे हैं, लीन है। तो वो आराम से गुरुजी को उठाता है, गुरुजी मैं फिर आपके पास आया हूँ, और आज 8-9 साल हो गए हैं, अब मेरे तीसरा बच्चा हुआ है। तो गुरुजी तुरंत उस बच्चे को देख के बोलते हैं, आश्रम के पीछे एक खाली जगह पड़ी है जहां तूने 2 बच्चे दबा रखे हैं, इसको भी वहीं पे जाके दबाया, गड्ढा खोदी। अब की बार वो परेशान हो जाता है, वो कहता है गुरुजी मुझे आप ये बताओ, आप मेरे गुरुजी हो या मेरे दुश्मन हो।
मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप ऐसा क्यों करवा रहे हो। अब और उसकी जो वाइफ होती है वो अपने बच्चे को लेके वापस भाग लेती है कि इस बार मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। आप गुरुजी बोलते हैं कि आखिरी बार बोल रहा हूँ, इस बच्चे को उन दो बच्चों के साथ ही गड्ढा खोद के दबा के आए। आप उसके दिमाग में फिर दोबारा से गुरुजी वाला फितूर कि नहीं यार गुरुजी की बात तो माननी पड़ेगी। वो जाता है जबरदस्ती, उसकी वाइफ से उस बच्चे को छीनता है और बोलता है देख गुरुजी जैसा बोल रहे हैं वैसा तो करना पड़ेगा, और उस बच्चे को भी दबा के आ जाता है। अब दोनों लोग बड़े परेशान कि हम कैसे अपना जीवन आगे जी पाएंगे जब तक ये गुरुजी के पास आशीर्वाद लेने आते रहेंगे, क्योंकि ये गुरुजी तो चाह ही नहीं रहे हैं कि हमारे कोई मतलब बच्चा हो और हम उसके साथ अपना जीवन आगे बढ़ाएं। शायद आज गुरुजी से पूछ के चलूंगा। अब वो गुरुजी के पास बैठ जाता है। गुरुजी तपस्या में लीन होते हैं। गुरुजी बोलते हैं अभी मैं तेरे से बात नहीं कर सकता, 4 दिन बाद मिलूंगा, 4 दिन के लिए मैं तपस्या में बैठा हूँ। अब उसकी वाइफ तो भाग जाती है गुस्से में कि मैं तो जा रही हूँ घर पे, ना मुझे तुम्हारे गुरुजी समझ में आए हैं और ना ही मुझे तुम समझ में आ रहे हो, तुम गुरुजी का पीछा नहीं छोड़ रहे हो। तो फिर वो बैठ जाता है कि गुरुजी मैं इंतजार करूंगा, 4 दिन बाद आपसे मिल के जाऊंगा। लेकिन गुरुजी ने कहा मेरे से मिलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं तेरी सवाल का अभी जवाब नहीं दूंगा। तो वो उठ के चला जाता है। वो कहता है ठीक है जी कोई बात नहीं। अब कुछ दिन बाद क्या होता है, फिर दोबारा उनके चौथा बच्चा होता है। अब की बार फिर वो यही बोलता है गुरुजी का आशीर्वाद दिलवाने चलेंगे। अब उसकी वाइफ नहीं जाती है साथ में कि अब मेरे बस की नहीं है, क्योंकि फिर दोबारा यही होगा, आप गुरुजी का आशीर्वाद दिलवाओगे और आशीर्वाद के रूप में गुरुजी आपके बच्चे को दफना देंगे। लेकिन इस बार वो अकेला जाता है, उस बच्चे को लेके जाता है, और गुरुजी उसके चौथे बच्चे को आशीर्वाद देते हैं। और आशीर्वाद देते हैं उसको इतना खूबसूरत कि वो आगे जीवन में कामयाब बने, सफल बने और अपने माँ बाप का ख्याल रखे। ठीक है जी, इस तरीके से आशीर्वाद देके उसको विदा कर देते हैं। अब लेकिन वो विदा नहीं होता, क्योंकि उसने अपने 3 बच्चों को खोया था। तो वो पूछ बैठता है गुरुजी आज आप मुझे खुश नजर आ रहे हो, आपने पहली बार मेरे बच्चे को आशीर्वाद दिया है, मेरी संतान को आशीर्वाद दिया है, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, अगर आप गुस्सा ना करें तो। गुरुजी ने बोला हाँ अब पूछो। तो उसने पूछा कि गुरुजी मेरे उन 3 बच्चों में ऐसा क्या था कि आपने उनको मरवा दिया मेरे हाथों से, ऐसी दफना दिया कि मतलब जाके और मिट्टी में दबाया, और वो बच्चे आपके आश्रम के पीछे ही मिट्टी के ढेर में दबे हुए हैं। मतलब वो दम घुट के मरे होंगे, कितनी बुरी हालत में मरे होंगे। तो गुरुजी उसको एक त्रिशूल उठा के देते हैं, जो जहाँ पे वो तपस्या कर रहे होते हैं वहीं से एक त्रिशूल गड़ा हुआ होता है, उसको वो उठा के देते हैं कि ले इस त्रिशूल को लेके जा, और जहां तूने वो तीनों बच्चे दबाए हैं उनकी कब्र के ऊपर इसको टच करता रहियो बारी बारी से, तुझे तेरा जवाब मिल जाएगा। वो त्रिशूल लेके जाता है। तो सबसे पहले पहले बच्चे की कब्र पे वो त्रिशूल को टच करता है। जैसे ही त्रिशूल टच करता है तुरंत एक बिजली सी निकलती है और उस बच्चे की आत्मा निकलती है, और आत्मा निकल के बोलती है कि पिछले जन्म में तूने मेरे को डंडे से पीट के भगाया था और मैं कुत्ता हुआ करता था, तूने रोटी देने की जगह डंडे से पीट के भगाया था। इस जन्म में मैं तेरे से अपना बदला लेने के लिए आया था और तेरे गुरु ने मेरे से तुझे बचा लिया। वो बड़ा डर जाता है, वो कहता है यार ये सब होने वाला था मेरे साथ। फिर वो उसकी आत्मा वापस चली जाती है उसी ढेर में। फिर दूसरे बच्चे की कब्र के ऊपर जाता है, वहां जाके फिर त्रिशूल टच करता है, तो तुरंत उस कब्र में से भी उसकी आत्मा निकलती है। वो बोलती है कि देख मैं आज भी भटक रही हूँ और मैं कल भी भटक रही थी, और तब तक मैं भटकती रहती जब तक मैं तेरे से बदला नहीं लेती, लेकिन तेरे और मेरे बीच में तेरा एक गुरु आ गया। पिछले जन्म में तूने मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैसों को लेके छल किया था, और इस जन्म में मैं तेरे पैसे उड़ाने के लिए आ रहा था, तेरा बच्चा बन के, मतलब तुझे कभी भी कामयाब नहीं होने देता। उसकी आंखें खुल जाती हैं, तो कहता कि ऐसा भी होने वाला था। फिर वो आत्मा वापस चली जाती है। फिर तीसरी कब्र के ऊपर वो त्रिशूल टच करता है, सेम तीसरी कब्र में से भी आत्मा निकल के आती है, और तीसरी कब्र में से जो आत्मा निकल के आती है वो बोलती है कि पिछले जन्म में मैं तेरे घर की एक गाय हुआ करती थी, और तुम्हें मैंने खूब दूध पिलाया, सारे काम करे, बट तूने मेरे को घर में बांध के छोड़ के और तुम बाहर चले गए थे और मैं दम घुट के मरी थी। तो मैं तेरा पहला बच्चा था और इन दोनों का तो नंबर ही नहीं आना था,
मैं तेरे को दम घोट के मारता बड़ा होते ही। आप उसकी आंखों में से आंसू निकल के आ जाते हैं और वो बड़ा सदमे में और बड़ा परेशान और बड़ा रोते हुए बिलखते हुए जाता है अपने गुरुजी के पास। भागा भागा गया, उनको त्रिशूल पकड़ाता है कि गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज मेरी बीवी मेरे साथ नहीं आई, अगर वो साथ आती तो उसकी भी आंखें खुल जाती। बट मैं उसको जाके समझाऊंगा, उसे बताऊंगा कि आपने हमें एक नया जीवन दान दिया है। तो ये होती है दोस्तों गुरु की महिमा। जो गुरु को समझ गया वो हर जगह कामयाब हो सकता है। नहीं तो उसके पास ऑप्शन था कि वो अपने पहले बच्चे को ही ना दबाता, और आप और हम होते तो हम ऐसा कर ही नहीं सकते। आज की डेट में इस घोर कलयुग में कोई अपने गुरु की इतनी बात नहीं मान सकता कि गुरु के कहने पे अपने बच्चे को दफना दे। कोई कर सकता है? कोई नहीं करेगा हम में से। बट उस व्यक्ति ने किया, इस वजह से वो बच गया और अपने जीवन को कितने अच्छे से जी सकता है। तो गुरु को हमेशा हमसे आगे का दिखाई देता है। हमें कई बार लगता है कि यार हमारा अपलाइन ऐसे बोल रहा है, ऐसे नहीं, इस काम को ऐसे कर लेना चाहिए, बट ये ऐसे करना बेटर रहता। नहीं, आप यहाँ पे हैं, ये टावर है, एक टावर बन गया, ठीक है, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, आपका अपलाइन आपसे ऊपर बैठा है। अब इस टावर पे जो आदमी ऊपर बैठा है उसे दूर का दिखाई देगा, या जो नीचे है उसे दूर का दिखाई देगा? दूर का उस व्यक्ति को दिखाई देगा जो आपसे ऊपर बैठा है, चाहे वो आपसे 10 सेकंड पहले ही जुड़ा है। वो आपका अपलाइन है, वो आपसे ऊपर है, उसे आपसे आगे का दिखाई देगा, 100% दिखाई देगा। तो हमेशा अगर वो आदमी आपसे कुछ भी बोल रहा है तो वो सही बोल रहा है आपके लिए। हो सकता है आज आपको लगे कि नहीं यार, ये आदमी हमारे साथ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, मेरा अपलाइन जो है ना कुछ मेरे साथ पंगा कर रहा है कि ये मेरा बिजनेस खराब करवा देगा। बट कोई भी अपलाइन कभी भी नहीं चाहेगा आपका बिजनेस खराब करना, बिकॉज आपका बिजनेस उसका भी बिजनेस है। कई बार लोग बोलते हैं कि इधर मेरी टीम में ये आदमी आ गया और ये ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। तो कई बार मैं बोलता हूँ कि सर आपकी टीम में नहीं, मेरी टीम में भी है, जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है उतनी मेरी भी है। तो इसकी शिकायत ना करके अगर इसको सुधारना चालू करें तो हम दोनों के लिए बेहतर होगा। अगर हम साथ में शिकायत करेंगे किसी आदमी की तो क्या वो सुधर जाएगा उससे? आपका बच्चा अगर बिगड़ैल बच्चा है, आपके घर में कोई बिगड़ा हुआ बच्चा है, और आप पड़ोसी से जाके बोलोगे देख हमारा बच्चा तो इतना बिगड़ा हुआ है, गालियां देता है और ये आवारागर्दी करता है, बाइकों पे घूमता है, ये करता है वो करता है, तो आपका बच्चा सुधर जाएगा ऐसा करने से? क्या करते हैं हम लोग? उससे बैठ के बात करते हैं पर्सनली, हमेशा अपने बच्चे को समझाते हैं, है ना? पड़ोसी से तो नहीं बताते जाके। इस बिजनेस में उल्टा होता है। यहाँ अगर हमारी टीम का कोई भी बंदा कुछ खुरापाती करेगा तुरंत अपलाइन के पास कॉल जाएगी, सर ये बंदा ऐसे कर रहा है देखो। अब उससे आपकी लीडरशिप पे सवाल उठ जाता है। आप कितने बड़े लीडर हैं कि आप अपनी टीम को ही नहीं संभाल पा रहे, आप तुरंत आपको अपलाइन की सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है। क्लियर? तो हमेशा अपने आप के ऊपर फोकस करना है, अपनी टीम के ऊपर फोकस करना है, और अपनी टीम को बच्चों की तरह ट्रीट करना है हमेशा। हो सकता है आपकी टीम में आपसे उम्र में बड़े लोग हो, मेरे साथ तो देखो है, और जितने भी यहाँ पे यंग लोग बैठे हैं आप सबके साथ ये चीज होनी है। आपकी टीम में आपसे बड़े ही लोग ज्यादातर आएंगे। मेरी टीम में 85% 90% तक मेरे से उम्र में बड़े ही लोग हैं। अब उनको कैसे ट्रीट करना है ये सीखने में भी मेरे को बहुत टाइम लगा, क्योंकि मैं भी डर जाया करता था कि यार मैं कैसे समझाऊं उन्हें, मेरे से एज में बड़े हैं, मेरे से ज्यादा समझदार मेरे को लगते हैं, और अपना घर चला रहे हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, ठीक है, मैं इनके आसपास भी नहीं हूँ। बट फिर भी मेरे अपलाइन ने मेरे को ये चीज समझाई कि तू बेशक उम्र में छोटा है, तू लाइफ के एक्सपीरियंस में बेशक छोटा है, बट इस बिजनेस में तू उनसे बड़ा है। अगर तू इस बिजनेस की बात नहीं करेगा ना उनसे तो वो खराब हो जाने हैं। ये बात मेरी समझ में आई। तो मैं इस चीज को लेके हमेशा सब लोगों से बात करता हूँ, क्योंकि बिजनेस में हो सकता है कि आप मार खा जाएंगे अगर मैं आपके साथ बातचीत नहीं करूंगा, अगर मैं आपको नहीं समझाऊंगा। तो ये चीज सोच के मैं हमेशा बात करता हूँ। तो हमेशा आपको अपने अपलाइन को एज अ मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि अपलाइन को गुरु मानना है, गुरु आप किसी को भी बना सकते हैं इस बिजनेस में। जो भी आदमी आपको लगता है, जो आपको इफेक्टिव ग्रोइंग बंदा लगता है, आप उसको गुरु बनाए। बट जो आपका अपलाइन है उसको भी कभी ना भूलें, क्योंकि वो आइन का मतलब अपलाइन है। वो फिर हमेशा आपका अपलाइन रहना है, ठीक? कभी भी वो डाउनलाइन नहीं बनेगा आपका। जो बंदा आपसे 1 मिनट पहले ज्वाइन हो गया इस बिजनेस में वो आपका अपलाइन है। तो हमेशा सब लोगों का रिगार्ड करते हुए इस बिजनेस में आगे बढ़ना है। अब दूसरी चीज, अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। अब बात कर रहे थे हम लोग मोटिवेशन की, तो अभी तो कुछ लोगों में मोटिवेशन तो इसी स्टोरी से आ गया होगा।
बाकी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंडा जब अंदर से फूटता है ना तो एक जन्म होता है, लेकिन जब बाहर बाहर से फोड़ा जाता है ना तो वो खत्म होता है। तो कभी भी अपने आप के लिए इंतजार मत करो कि आपको बाहर से फोड़ा जाए। मोटिवेशन अंदर जगा के रखो। बाहर से कौन मोटिवेट आपको कर सकता है, मेरे को बताओ। आप कोई कर सकता है मोटिवेट? कोई नहीं कर सकता। हो सकता है इन 40 मिनट आपको मैं मोटिवेट कर जाऊं, आप बिल्कुल आग लगा के अपने अंदर और लग जाओ कि हाँ भाई कल से काम करना है। बट जो कल की सुबह होगी ना, और पहली सुबह की जो पहली उबासी होगी, शायद उसमें ही वो मोटिवेशन और आग निकल जाए। लेकिन अगर आपके अंदर मोटिवेशन है तो आपको इस सेशन से रिलेट करने को मिलेगा कि हाँ यार, ये मैं भी तो ये चीज सोचती थी या सोचता था, जो चीज आज बोली जा रही है। ये मोटिवेशन तो मेरे अंदर ही है, बाहर से मेरे को क्या मिलना है? बाहर से आपको रास्ता ढूंढना है सिर्फ। आपको ये देखना है कि कौन बंदा हमें सिखा सकता है, कौन बंदा हमें बता सकता है। तो हमेशा मोटिवेशन हम सब लोगों के अंदर है। किस हालात में हम लोग हैं, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है। अगर हमारे हालात इतने शानदार होते, बढ़िया होते, तो शायद हम यहाँ पे ना होते। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सी बात है। अगर हम लोग यहाँ पे हैं तो किस वजह से हैं? कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन करता है तो किसी ना किसी वजह से ही करता है। मेरे को आप बताओ, हम अभी कितने लोग बैठे हैं? अभी हम 15 लोग यहाँ पे हैं। 15 में से कोई भी एक व्यक्ति बताओ मेरे को कि आप बिना मतलब बेफालतू में आप ज्वाइन हो गए। कोई हुआ है ऐसा? फालतू फंड में कोई ज्वाइन हो गया हो? क्या मेरे को तो वैभव दिखाने आया था प्लान, मुझे बोलता हूँ अच्छा लगा, मैं ज्वाइन हो गया। ऐसा तो कोई नहीं हुआ। सबने समझा होगा, पहले सीखा होगा, कंपनी के बारे में प्रोफाइल देखी होगी, प्रोडक्ट देखे होंगे, ठीक है, कंपनी का मैनेजमेंट देखा होगा, इवन बहुत सारी चीजें देख के कोई भी आदमी ज्वाइन होता है। क्लियर? मैं भी पहली बार में नहीं जुड़ा। आपको मैं अपनी सच्चाई बताऊं तो मैंने भी पहली बार में इस बिजनेस में एंट्री नहीं ले ली। या मेरे फादर मेरे से पहले काम कर रहे हैं, तो वो भी पहले, मतलब ये नहीं कि पहली बार में ज्वाइन हो गए। जो भी आपको यहाँ पे काम करता हुआ व्यक्ति दिखेगा वो पहली बार में नहीं ज्वाइन हुआ है। ये भी क्लियर और कमाल की बात है। पहली बार में एक भी व्यक्ति हम में से ज्वाइन नहीं हुआ है। हमेशा टाइम लगा है हमें ज्वाइन होने में। और वो टाइम हमने किस चीज में लिया है? अपना विजन क्रिएट करने में। तो अगर आपके पास विजन है, अगर आपके पास आपके हालात वाला मोटिवेशन है, तो आपको जरूरत किस चीज की है? विजन आपको मिल गया, मोटिवेशन आपके पास है, सिर्फ एक रास्ता ढूंढना है। अब दो चीज क्या होती है इस बिजनेस में, हाउ एंड वाई। अब कितने लोग ऐसे हैं जिनका हाउ क्लियर है? वो एक बार कमेंट में डालेंगे, यस करके डाल देंगे, या हाउ वाले हाउ लिख के डाल देंगे। कितने लोगों का हाउ क्लियर है फटाफट से? शिवांगी मैम, आपके जैसे कमेंट वाले लोग थोड़े कम है, ये बढ़ाने पड़ेंगे आपको, सिखाना पड़ेगा लोगों को। यही गिने चुने दो चार लोग हैं, यही डालते रहते हैं कमेंट। चलिए, हाउ हम में से तीन चार लोगों का क्लियर है। अब कितने लोग ऐसे हैं जिनका वाई भी क्लियर है? वो यस करके डालेंगे या वाई लिख के डाल देंगे। जितने लोगों का वाई क्लियर है कि हमें बिजनेस क्यों करना है। चलिए, तीन चार कमेंट्स फिर आ गए, बहुत ही बढ़िया। और जितने लोगों ने ना तो जिनका हाउ क्लियर है और ना वाई क्लियर है, उन लोगों का क्या होगा? ऐसे भी बैठे हैं 8 9 लोग। चलिए, हो सकता है अभी कमेंट लिखने ना आते हो, डालने ना आते हो, क्योंकि नए लोग हमारे साथ हैं। बट धीरे धीरे सारी चीजें सीखनी है, टेक्निकली भी हमें स्ट्रांग होना है। तो हम सब लोगों का हाउ और वाई दोनों चीजें क्लियर करके इस बिजनेस को शुरुआत करना है। अगर आपकी चीजें क्लियर नहीं है, अगर आपका हाउ क्लियर नहीं है, गो टू योर अपलाइन, हमेशा अपने अपलाइन के पास आप जाएं। अगर आपका वाई क्लियर नहीं है, आप अपने अपलाइन के पास बैठे, यानी आप अपलाइन को बुलाएं या अपलाइन के पास जाएं, कैसे भी करके उनके साथ आप कनेक्शन बनाएं। और आप उनके साथ मतलब एक काउंसलिंग सेशन रखें कि सर मुझे अपना वाई क्लियर करना है, या मेरे को अपना हाउ क्लियर करना है कि मैं इस बिजनेस को कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या क्यों करना है मेरे को ये बिजनेस। ठीक है? उसके बाद फिर अपने अंदर का जो आपका मोटिवेशन है कि आप इस बिजनेस में ज्वाइन क्यों हुए, आपको ये बिजनेस करना क्यों है, वो एक्चुअल एक क्वेश्चन आपको क्लियर कर लेना है पहले से ही। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर जब आप शुरुआत करते हैं तो शुरुआत करने के बाद आप हजारों बार रुकेंगे, आप हजारों बार थक जाएंगे।
इस बिजनेस को करते हुए, बिकॉज इस बिजनेस में आपको एक सैलरी नाम का ड्रग है वो नहीं मिलता, ठीक है, कि आपको सूंघते रहे उसको और चलते रहे आगे। यहाँ पे आपको इनकम कमानी पड़ती है। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं है, यानी ये बिजनेस नो लॉस और नो बॉस का है। अगर आपको कोई लॉस नहीं है, आपका कोई बॉस नहीं है, तो आपको एक ही चीज यहाँ पे चला सकती है, वो है आपका विजन, वो है आपका ड्रीम, वो है आपका मोटिवेशन, वो है आपका वाई, वो है आपका हाउ। ये चीजें चलाती हैं इस बिजनेस में। अगर आपका ड्रीम नहीं है, अगर आपका कोई विजन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, तो इस बिजनेस में आपको कोई भी चलाने वाला नहीं है। क्योंकि आपका अपलाइन भी एक बार बोलेगा, दो बार बोलेगा, तीन बार बोलेगा, उसके बाद उसको भी अपनी इज्जत प्यारी हो जाती है, वो भी अपनी इज्जत में नीलाम करेगा। फिर दूसरी चीज क्या आती है, आप अगर देखें लॉस वाइज, तो यहाँ पे आप जितने रुपए देते हैं उससे ज्यादा का सामान मिल जाता है, ठीक है। तो आपको भी लॉस भी नहीं हो रहा कि आपने करोड़ों रुपए लगा दिए, आप दुकान जाके खोलनी है डेली, तो वो वाला काम भी नहीं करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके ड्रीम और आपका विजन आपको चलाते हैं। आप लास्ट में मैं चाहूंगा आपसे तीन चार पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपको मतलब रिपीट करना है आपको मेरे साथ, तो आप अपने अपने माइक ओपन कर सकते हैं। वो पॉइंट्स हम लोग रिपीट करने वाले हैं। रेडी हैं आप सब लोग? एक बार माइक ओपन कर लेंगे आप सब लोग, अगर आप जूम पर हैं। अच्छा, माइक शायद ओपन नहीं कर सकते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। चलिए अभी कर देते हैं सेटिंग। यस प्लीज, अब कर सकते हैं आप सब लोग अपना माइक ओपन। चलिए, हो गया? जी सर। यस सर। यस सर। एक बार मेरे को बोलेंगे यस। यस सर। यस हो सर। गया है? सब लोगों का ओपन है? यस सर। यस सर। नहीं, सब लोगों का ओपन नहीं है। अभी कुछ लोग हैं जो ओपन नहीं कर रहे हैं। चलिए खैर, आप जहां भी जिस भी उसमें रहना चाहते हैं रह सकते हैं पार्टीशन में। तो चार बेसिकली तीन पॉइंट्स हैं, चार भी नहीं लेंगे, तीन ही पॉइंट्स हैं। उन तीन पॉइंट से एक अपने अंदर आप लोगों को मोटिवेशन लेके जाना है कि हाँ मेरे को ये बिजनेस एक बड़े लेवल पे जाके करना है। चलिए, पहला पॉइंट, मैं हर दिन काम करूंगा। मैं प्लीज हर दिन रिपीट काम करें। मैं करूंगा। हर दिन काम करूंगा। मैं हर दिन मैं काम हर दिन करूंगा। काम मैं करूंगा। हर दिन काम करूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं हार मैं मैं हार हार नहीं नहीं मानूंगा। मैं सीखता रहूंगा। मैं सीख मैं रहा हूँ। सीखता रहूंगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं अपनी टीम के साथ मिलकर आगे बढ़ूंगा। मैं अपनी मैं टीम अपनी के टीम के साथ साथ मिलकर मिलकर टीम आगे के आगे साथ बढ़ूंगा। मिलकर आगे बढ़ूंगा। चलिए, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत साथ दिया। जो लास्ट पॉइंट मैंने बोला है, ये मैंने ऐड किया है, मैं इसको हटा रहा था बट मैंने ऐड करा है। क्यों? सबसे बड़ा कारण इसका ऐड करने का ये था कि ये बिजनेस टीम का बिजनेस है। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये बिजनेस मेरे से चलेगा, तो होता क्या है ना, आपने बुक्की देखी है? बुक्की यस सर। देखी होगी सब लोगों ने। सब लोग नॉर्थ इंडिया के ही हैं, कोई बाहर का विदेश का नहीं है, तो देखी सबने है। आप हाँ करो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसके मतलब जो सामने बैल चल रहा होता है बुग्गी से कनेक्ट होके, ठीक है, उसके नीचे ना कई बार आपने देखा होगा कुत्ता चलता हुआ। कुत्ते होते हैं पालतू, पाले रखते हैं लोग ज्यादातर गाँव देहात में। तो जब खेतों में जाते हैं तो कई बार कुत्ता साथ चल रहा होता है, तो कुछ लोग ना बुग्गी पे नहीं बैठाते उसके ऊपर, उसे नीचे छोड़ देते हैं। अब जब वो दूसरी एरिया में को निकलता है तो और कुत्ते उसको भोंकते हैं, तो वो क्या करता है, बुग्गी के नीचे घुस जाता है। अब ऐसे ही करते करते उसे आदत बन जाती है। अब कई महीने साल बीत जाते हैं, कुत्ता बड़ा होता है, ठीक है, दो तीन तीन चार चार साल हो जाते हैं, उसको वही आदत पड़ जाती है बुग्गी के नीचे चलने की। तो जब ज्यादा टाइम हो जाता है ना, तो कुत्ते को एक गुमान होता है कि ये बुग्गी रोज मैं लेके जाता हूँ और मैं ही वापिस लाता हूँ। तो एक बार क्या हुआ, वो कुत्ता उस बुग्गी के नीचे चल रहा था, खेत पे गई बुग्गी, खड़ी हो गई, तो वो कुत्ता ऐसे निकला जैसे बैल निकलता है बुग्गी के बीच में से, क्योंकि कुत्ता चला रहा था ना बुग्गी। अब उसके बाद जब दोबारा उसका मालिक आया, उस बुग्गी में उसने चारा रखा और घर की तरफ को दोबारा लेके चला, तो वो कुत्ता ऐसी एक्टिंग कर रहा था जैसे बैल करता है। बट क्योंकि बैल बड़ा था थोड़ा सा, तो कुत्ते को जगह नहीं मिल रही थी, तो बैल के पीछे आ गया कुत्ता, उसकी पूंछ के पीछे, ठीक है। अब बुग्गी चल रही है, कुत्ता भी चल रहा है मजे में बैल की चाल पे। अब घर पे गया, अब उसने वही, क्योंकि खेत में थोड़ी जगह ज्यादा थी, तो बैल आराम से बुग्गी में से हट गया। अब क्योंकि घरों में जगह थोड़ी कम हो जाती है जाके,
तो जैसे ही बैल निकला तो कुत्ते ने सोचा मैं भी वैसे ही निकलूंगा, क्योंकि मैं बुग्गी चला के लाया हूँ। तो जब बैल हट रहा था तो वो गलती से उसके मालिक से बुग्गी जल्दी छूट गई और बैल जल्दी हट गया, और कुत्ते की गर्दन उस बुग्गी के नीचे आ गई। आप उस दिन कुत्ते की आंख खुली। वो खैर ऐसे मत करो, वो करके कुत्ता बचा लिया उसके मालिक ने, कुत्ता मरा नहीं। बट क्या है, इससे सीखने को क्या मिलता है कि कुत्ते को ये गुमान हो गया कि बुग्गी मैं चला रहा हूँ। अब जब उसकी गर्दन उस बुग्गी के नीचे दबी, तब उसकी आंखें खुली कि नहीं यार, बुग्गी तो ये बैल ही चला रहा था, मैं तो इसकी नीचे इसकी सिक्योरिटी में, मतलब अपने बचाव के लिए चलता था, क्योंकि आज से 3-4 साल पहले जब मेरे पे कुत्ते भौंकते थे तब मेरे को आदत पड़ी थी। ठीक है, वो अपनी आदत भूल के दूसरी चीज उसके दिमाग में आ गई। सेम इस बिजनेस में क्या होता है ना, जब हम लोग नए नए काम कर रहे होते हैं तो हमें ये लगता है कि यार ये बिजनेस हमसे चल रहा है। ठीक, जब थोड़े पुराने होने लगते हैं, हम 10 लोगों की टीम बना लेते हैं, तो फिर हमें ये लगने लगता है कि यार अब देख, अब करके दिखाऊंगा बिजनेस। बहुत बोलता था ना मेरा अपना प्लान नहीं दिखाना आता, अब देख। फिर एक बार क्या होता है के नीचे, फिर उस दिन हमारी आंखें खुलती है कि नहीं यार, बिजनेस तो अपलाइन ही चला रहा था, यानी बिजनेस तो एक सिस्टम चला रहा था, अपलाइन भी नहीं कहूंगा मैं, बिजनेस एक सिस्टम चला रहा था। तो हमेशा बड़ा होता है सिस्टम। आप एक गन्ने से भरे हुए ट्रक को, आपने देखे हैं गन्ने से भरे हुए ट्रक कितने भारी होते हैं, सड़कें टूट जाती हैं अगर वो पलट जाए या उसमें पिंचर हो जाए टायर में। ठीक है, आप उसको 100 आदमी आप लगाओ, उठा लेंगे उसको? नहीं उठा पाएंगे। आप 150 भी लगा लोगे तो उसमें जगह नहीं है 150 लगाने की, आप लगा भी नहीं पाओगे। लेकिन एक छोटा सा जैक नाम की चीज आती है, वो जैक उसके नीचे लगाओ और कुछ नहीं करता वो मैकेनिक, उसको यूं करके घुमाता है, सिंपल, पूरी तेज तेज, और उस ट्रक को उठा देता है और टायर बदल देता है। क्या है? सिस्टम, पावर ऑफ सिस्टम। जो आदमी 150 लोग, जो काम 150 लोग नहीं कर पाए, वो काम एक छोटे से मशीन ने कर दिया जिसका नाम जैक होता है। तो हमेशा सिस्टम बड़ी चीज है, मैं बड़ा नहीं हूं, ये आप बड़े नहीं है। ये जो जूम वाला सिस्टम है ये बड़ी चीज है, अगर जूम ना होता तो हम मिल रहे होते? हिम्मत ही नहीं किसी की। ठीक, तो हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमेशा रिगार्ड करना है हर उस चीज का जो चीज लिए इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम में आ रही है। हमेशा थैंकफुल रहना है गॉड का, ऊपर वाले का, यूनिवर्स का, हमेशा यूनिवर्स के थैंकफुल रहना है, तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको रोक पाए। तो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय चचाई। ओवर टू यू शिवांगी मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन बहुत ही शानदार, माइंड ब्लोइंग। खत्म हो गया।